नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केम गाइड में। और मैं आज आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि पिछले वीडियो में जो हम समाप्त कर चुके उसका प्रिपरेशन, आज उसका हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड है। मतलब जो कि आपका HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जिसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं सब, तो वो सब जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये आपका वीक एसिड होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका अल्कोहल, फिनॉल इस सब की अपेक्षा जो है ये ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल जो है आपका कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अल्कोहल को हम जो है अल्कली के साथ न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अल्कोहल और फिनॉल की अपेक्षा में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, लेकिन मिनरल एसिड की अपेक्षा जो है ये कम एसिड है। तो चलो इसको देखते हैं क्या कि ये एक्वस सॉल्यूशन में किस प्रकार से आयोनाइज होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, किस प्रकार बढ़ता है और कौन सी बात पर वो डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्वस सॉल्यूशन में किस प्रकार आयोनाइज होता है वो देखते हैं। ये आपका एसिड हो गया, ये हम वाटर डालें और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जो है आपका दो लॉन्ग पेयर रहता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यहां से आपका ये ब्रेक होता है और अल्कानोइड आयन आपका जो है टूट जाता है और प्रोटॉन जो है आपका अलग हो जाता है। और इस प्रोटॉन को जो है आपका गेन कौन कर लेता है, तो ऑक्सीजन गेन कर लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर RCOO माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा H3O प्लस, एक लोन पर बचेगा, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और इसका एसिटिक कांस्टेंट, ठीक है, एसिटिक कांस्टेंट K क्या होगा कि आपका पहले प्रोडक्ट का लिखेंगे और इसका जो गुणनफल होगा और बट्टी में क्या हो जाएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। अब चूंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है और pH के मान को वो किसी प्रकार से इफेक्टेड नहीं करता है, इसलिए यहाँ जो है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो Ka बराबर क्या हो जाएगा RCOO माइनस इंटू H3O प्लस बट्टे RCOOH। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप लोगों को गौर करना होगा, यदि Ka का मान आपका जितना ज्यादा होगा, हायर वैल्यू Ka होगा, तो एसिड क्या होगा आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और यदि Ka का मान जो है आपका कम होगा तो आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि pKa का मान जितना आपका कम होगा एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और pKa का मान जितना ज्यादा होगा उतना एसिड क्या होगा आपका वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली डिपेंड क्या करता है कि आपका वैल्यू ऑफ Ka का। यहाँ पर एक लिखना होगा कि वैल्यू ऑफ Ka इज ग्रेटर एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और इफ वैल्यू ऑफ pKa इज लोअर देन एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में यदि K का वैल्यू को जो है हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो वैल्यू ज्यादा लेते हैं K की वैल्यू तो एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि pKa का वैल्यू को लोअर लेते हैं तो क्या होगा, एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ये तरह की आपका एक्वस सॉल्यूशन में किस प्रकार से आयोनाइज होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर होता है कि आपका फार्मिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो उसमें से किस प्रकार हम उसको जानेंगे कि कौन सा एसिड मेरा जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और कौन सा कम एसिडिक होता है। प्लस एरोमेटिक एसिड जो है आपका किस प्रकार से होता है, यदि एरोमेटिक एसिड में हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अटैच करवा दें या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच करवा दें तो वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर किस प्रकार डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्या, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा एसिड जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और कौन सा सबसे वीक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम फॉर्मिक एसिड,
फिर लेते हैं एसिटिक एसिड, फिर लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा कार्बन की संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। और एसिड ग्रुप के बाद क्या होता है आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप में जो है आपका प्लस आई इफेक्ट लागू होता है। कौन सा इफेक्ट लागू होता है? तो प्लस आई इफेक्ट, जो है फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में इसका चर्चा कर चुके हैं डिटेल से। तो आई इफेक्ट होने से क्या होता है जाके आपका, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है कम कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जिससे आपका कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, आई इफेक्ट आपका लागू होते जाएगा, और वैसे वैसे क्या होगा कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डाउन चलते जाएगा वो। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपका अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। और जब अल्काइल ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, इसमें कोई आई इफेक्ट लागू नहीं होगा। और आई इफेक्ट जब लागू नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है आपका, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके अपेक्षा में, एसिडिक एसिड की अपेक्षा में। और ये ज्यादा होगा इसके अपेक्षा में, फिर ये ज्यादा होगा इसके अपेक्षा में। इस प्रकार से जो है आपका चलते जाता है, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ गया कि आई इफेक्ट अल्काइल जो रहता है, इसमें क्या होता है आपका आई इफेक्ट होता है। और आई इफेक्ट में क्या होता है कि आपका वहां जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपका बढ़ जाता है इसका, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जो है इसका एसिडिक इफेक्ट जो है लागू हो जाता है, ठीक है। अब इसी में देखते हैं क्या, यदि मान लेते हैं हम एक मेरा एसिटिक एसिड है और दूसरा जो है एक H को हटाकर हम कुछ हेलोजन लगा दिए, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा फ्लोरो एसिटिक एसिड। उसी प्रकार लिए हम एक क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर लिए ब्रोमो एसिटिक एसिड, और फिर लिए आयोडो एसिटिक एसिड, ठीक है। सारा जो है कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन क्या है सबका हेलोजन जो है अलग अलग होता है। यहाँ एक चीज आपको गौर करना होगा, ये आप जानते हैं कि सबसे छोटा साइज जो होता है फ्लोरीन का होता है, और सबसे बड़ा साइज क्या होता है तो आयोडीन का होता है। मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे सबका साइज बढ़ते जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा वो आपका घटेगा। याद रहेगा, साइज आपका बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि F जो है सबसे छोटा साइज का है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फिर जो आपका क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले F होगा, साइज छोटा होता है, फिर क्या होगा आपका Cl का होगा, फिर किसका होगा Br का होगा, फिर किसका होगा I का होगा। इसका मतलब क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जाके आपका साइज ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। ये पहला हो गया, ये आपका क्या होगा दूसरा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जिसे मान लेते हैं क्या हम, सपोज दैट एक लिए हम जाके आपका CH2 ClCOOH, ठीक है, और एक H को और कम कर दिए, एक Cl और ले लिए हम, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, और एक लिए ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, और आपका एक एसिडिक एसिड तो है ये। तो इस कंडीशन में देखिएगा आपका कि हेलोजन परमाणु की संख्या जो है बढ़ रहा है, और हेलोजन परमाणु की संख्या जब बढ़ जाता है तो मोलिकुलर मास में भी आपका जो है इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो है जिसमें ज्यादा हेलोजन एटम रहता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, और जैसे हेलोजन की संख्या मेरा कम होगा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ मेरा वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि जो इसमें एक आपका हेलोजन है इसलिए ज्यादा एसिडिक है इससे, ठीक है, एसिडिक एसिड से ज्यादा है, और इससे ज्यादा ये है, और इससे ज्यादा ये है। मतलब नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज करेगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज देन एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसे मान लेते हैं क्या कि एक हम लिए हैं CH2ClCOOH, दो ठो लेते हैं, चलिए
CHCl2COOH और एक लिए हैं CH2BrCOOH। ठीक है, अब इसमें जो है कंपेयर करना है कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। इसमें 2 हेलोजन है, इसमें 1 हेलोजन है, और यहाँ पर हम क्या बोले कि यदि हेलोजन एटम की संख्या जो है बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको क्लोरीन 2 पर है, यहाँ पर ब्रोमीन बना 1 है। इस कंडीशन में जो है क्लोरीन का जो एटॉमिक मास जो होता है 35.5 इंटू 2 यानी कि 71 हो जाएगा, और ब्रोमीन का कितना हो जाएगा आपका होगा, ब्रोमीन का लगभग 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों मिला के मेरा 71 है, 71 है, इसका अकेले कितना है आपका 80 है। तो इस कंडीशन में मोलर मास इसका ज्यादा होता है, और मोलर मास ज्यादा होने से क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है आपका बढ़ेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक आपका मोलर मास पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि यदि आपका दोनों मिला के मेरा इतना आता है, इसका अकेले इतना है, तो ये क्या होगा, आपका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देगा, ये क्या आपका कम देगा। ठीक है, चौथा पॉइंट समझ में आ गया कि वो मोलर मास पर भी डिपेंड करता है कि मोलर मास जो है हेलोजन पे यदि ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देगा, और यदि मोलर मास कम है तो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। ठीक है, अब जो है देखते हैं कि एरोमेटिक एसिड में किस प्रकार से आपका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है। तो एक आपका हो गया ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड हो गया, और सपोज दैट जो है बेंजोइक एसिड में यदि हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, और एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, और साइनाइड होगा, नाइट्रो वगैरह होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम जोड़ देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एसिड था और मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, और इसमें एक नाइट्रो ग्रुप को लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, इससे जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। किसके अपेक्षा में, एनिलीन की अपेक्षा में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि हम ग्रुप में लगा देते हैं कहीं भी, तो क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, आपका बढ़ता है। मतलब तीनों पे भी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये होगा, फिर आपका जाके एनिलीन होगा, ये आपका बेंजोइक एसिड होगा, फिर जाके आपका मिथाइल ग्रुप वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यदि हम मिथाइल ग्रुप को ऑर्थो में, पैरा में, मेटा में जोड़ेंगे तो कौन सा डाउन जो होगा, सबसे ज्यादा डाउन किस में होगा। और उसी प्रकार यदि हम नाइट्रो ग्रुप को बैठाते हैं ऑर्थो, पैरा, मेटा में, तो उसमें भी जो है जो इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, वो कौन सा पोजीशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका जो है हम एक फिगर बनाते हैं तीनों का, और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप किस प्रकार से इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक आपका बेंजोइक एसिड हो गया, और इसमें हम ऑर्थो में अल्काइल ग्रुप डाले, और इसमें हम मेटा में डाले, और इसमें हम पैरा में डाले। ठीक है, और उसी प्रकार से एक बेंजोइक एसिड लिए और इसका ग्रुप हम डाले इलेक्ट्रॉन इस ड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ऑर्थो पर, फिर डाले मेटा पर, और फिर डाले जाके हम पैरा पर। ठीक है, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, एक है बेंजोइक एसिड, और सेकंड में लाइन में है आपका 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड,
3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यदि अल्काइल ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो इसका जो मान होता है क्या बोले हम एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन करेगा, वो घटाएगा, और इस कंडीशन में जो है ऑर्थो पोजीशन का वैल्यू जो है 12.4, ऑर्थो का 12.4 इंटू 10⁻⁻5 होता है। किसका मान तो यह है, ये Ka का वैल्यू है। ठीक है, और यदि मेटा में रहता है तो 5.4 इंटू 10⁻⁵ रहता है, और पेरा का कितना होता है 4.2 इंटू 10⁻⁵। अब जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है। ठीक है, तो एक इसका सबसे ज्यादा है ही है, क्योंकि इससे जो है कम में सब बेस होगा, और इसमें से जो होगा आपका 12.4 जो है मेटा का होगा, फिर आपका ऑर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा, फिर जाके आपका पेरा का होगा। मतलब मेटा जो है तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर जाके वो का होगा मेटा, फिर जाके होगा पेरा पोजीशन। ठीक है, और उसी प्रकार यदि हम नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा आपका, जिस प्रकार की ऑर्थो मेटा पेरा आपका मिथाइल ग्रुप जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था, उसी प्रकार क्या होगा, ऑर्थो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है इसके जाके 670 इंटू 10⁻⁵ इसका तो ठीक है नाइट्रो का ऑर्थो में, और इसका पेरा का मान होता जाके आपका 36 और 36.0 इंटू 10⁻⁵, और इसका होता है 32.0 इंटू 10⁻⁵। यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि ऑर्थो का जो है 670 वैल्यू है, Ka का मान सब है कब, तो एक कमरे के ताप पर होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, और पेरा का क्या है कि आपका 36। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, इसका पहले ऑर्थो था, ठीक है, इसका जो ऑर्थो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मेटा का 5.4 था, यहाँ जो है मेटा का जाके आपका कम हो गया पेरा से। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले क्या है ऑर्थो, फिर क्या होगा मेटा, फिर क्या होगा पेरा, OPM ग्रुप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके आपका पहले होगा ऑर्थो, फिर क्या होगा पेरा, फिर क्या होगा जाके आपका मेटा, OPM ग्रुप। तो यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो ऑर्थो पेरा तब मेटा होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो मेटा और पेरा होगा। तो एक नंबर सीरीज में है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। 2 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो का होगा, फिर पेरा का होगा, फिर आपका मेटा का होगा, और उसके बाद बेंजोइक एसिड होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से डिपेंडेंट करता है और कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और देखेंगे क्या कि किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ नए पदार्थों के साथ रिएक्शन करता है और कौन कौन से यौगिक का निर्माण करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।